गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी की यूनिट 10 के थर्ड और फोर्थ टॉपिक मतलब यूपीएससी और एमपीपीएससी के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो रोज बारकर थे। दूसरा सवाल देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे HK कृपलानी जी। तीसरा सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चौथा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे हैं। पहला, संघ लोक सेवा आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय, बिल्कुल बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और लगभग 9 से 11 सदस्य होते हैं। दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कुल संख्या 9 से 11 के मध्य होने का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल ऐसी कोई बात संविधान में नहीं की गई है। संविधान में आयोग के सदस्यों कितने होंगे कितने नहीं होंगे इसकी कोई चर्चा नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एक सही है। आगे देखते हैं पांचवा सवाल, किस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। छठा सवाल, यूपीएससी की संरचना, पद, ज्योति, शक्ति, कार्य संबंधी प्रावधान आपको संविधान के किस भाग में देखने को मिलेंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक हमें यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग को देखने को मिलता है। तो आंसर क्या होगा? ए। 317 अनुच्छेद 317 संबंधित है। तो 317 मतलब खतरा, 17 का मतलब खतरा। तो क्या होगा? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी व निलंबन से 317 संबंधित है। आठवां सवाल, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के अधिकतर संवैधानिक जितने आयोग हैं उनकी अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अधिकतर बोल रहा हूं मैं ना। नौवां सवाल, फेडरल सर्विस कमीशन की स्थापना से संबंधित अधिनियम कौन सा था? तो फेडरल सर्विस कमीशन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। 10वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संघ लोक सेवा आयोग भारत का एक प्रमुख केंद्रीय भर्ती अधिकरण है। बिल्कुल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अनुच्छेद 316 में आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। नहीं भैया, अनुच्छेद 316 में तो सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल से संबंधित बात की गई है। तीसरा, आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 5 वर्ष काम करने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। नहीं, 5 की बात नहीं की गई, उन्होंने बोला 10 साल तक नौकरी करी हो, काम कराओ, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन। तो आंसर क्या होगा? केवल एक सही है। 11वां सवाल, संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को देता है। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के वर्तमान जो अध्यक्ष है प्रदीप कुमार जोशी है। 13वां सवाल, हट जा। 13वां सवाल, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है? 62 वर्ष तो नहीं होता, 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है, ठीक है। दूसरा, 317(2) में सदस्यों के कार्यकाल संबंधी प्रावधान दिए गए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 317 मतलब खतरा, खतरा का मतलब बर्खास्तगी और निलंबन। तो ये तो बात करी नहीं गई हुई कार्यकाल से संबंधित जानकारी। कार्यकाल से संबंधित जानकारी अनुच्छेद 316 में दी गई है, ठीक है। फिर देखते हैं यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये तो मैंने अभी पूछा था ना, प्रदीप कुमार जोशी है। आगे देखते हैं 15वां सवाल, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किन आधारों पर हटाया जा सकता है? दिवालिया हो, हाँ भैया। पदावधि के दौरान लाभकारी नियोजन में हो, जी। मानसिक शारीरिक अक्षमता रखता हो, बिल्कुल। साबित कदाचार, दुर्व्यवहार, तो मतलब सभी कथन सही हैं। आगे देखते हैं 16वां सवाल, आयोग के सदस्यों को साबित कदाचार, दुर्व्यवहार के आधार पर हटाने हेतु प्रधानमंत्री मामले की जांच को सुप्रीम कोर्ट को भेजता है। नहीं जी, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति भेजता है सुप्रीम कोर्ट को जांच करने के लिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट जांच के पश्चात जो परामर्श देता है वह प्रधानमंत्री को मानने के लिए बाध्य है। जब राष्ट्रपति जांच के लिए भेज रहा है तो राष्ट्रपति ही बाध्य होगा, तो प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति आएगा। तो हमने क्या समझा कि राष्ट्रपति अगर उसको लगता है हटाना है तो राष्ट्रपति जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा, सुप्रीम कोर्ट जो जांच भेजेगा उसे राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों कथन गलत हो गए। 17वां सवाल है, आयोग के सदस्यों की सेवा, शर्तें,
और संबंधी नियम बनाने की शक्ति प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 318 में राष्ट्रपति को सेवा शर्तें से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है। 18वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण संसद करती है। संसद नहीं करती, राष्ट्रपति जी करते हैं। दूसरा, नियुक्ति पश्चात सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं की जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। संवैधानिक प्रमुख की आप ऐसे पेमेंट थोड़ी कम कर दोगे या शक्ति कम कर दोगे। तो क्या आंसर होगा? केवल 2 सही है। 19वां सवाल, आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो पद पर बने रहने पर रोक लगाई गई है वो अनुच्छेद 319 के द्वारा लगाई गई है। 20वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूपीएससी का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजित नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ से वो कहीं और नहीं जा सकता। दूसरा हो गया, यूपीएससी का अध्यक्ष अन्य राज्य या किसी संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है। एक चीज़ बताओ, जब वो केंद्र में बैठा है तो राज्य में क्यों जाएगा? मतलब उसका तो वो हो गया ना, नीचे चला गया वो। तो क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? केवल 1 सही है। आगे देखते हैं 21वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को यूपीएससी का अध्यक्ष या अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। देखो, यूपीएससी का अध्यक्ष तो नियुक्त हो सकता है क्योंकि उसकी मतलब पदवी बढ़ रही, लेकिन वो यूपीएससी से एमपीपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस में जाएगा तो कट होगा। तो किसी राज्य लोक सेवा आयोग को सदस्य नहीं बन सकता, अध्यक्ष बन जाएगा किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का। दूसरा पॉइंट देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भारत या राज्य सरकार के अधीन इसके अलावा किसी अन्य नियोजन के पात्र नहीं हो सकते। ये बात सही है, तो केवल 2 सही है। ध्यान देने वाली बात है कि यूपीएससी के मेंबर को आप मतलब राज्यपाल बना सकते हो। 22वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयोग परीक्षा का पाठ्यक्रम व परीक्षा प्रक्रिया का निर्धारण करता है। फिर सिविल सेवकों पर कार्रवाई हेतु केंद्र सरकार आयोग से परामर्श लेती है, जो कि सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। बिल्कुल, यूपीएससी इतनी थोड़ी मजबूत हो गई कि वो सरकार से बोलेगी ये करो तो कर दोगे, नहीं। तीसरा, नौकरियों में आरक्षण प्रदान करते समय आयोग से परामर्श लिया जाता है। बिल्कुल नहीं लिया जाता है, ये राजनीतिक काम होते हैं ना। आगे देखते हैं 23वां सवाल, दिए गए कथनों पर विचार करो। राष्ट्रपति आयोग के कार्यों की सूची में कुछ नए कार्यों को जोड़ सकता है। नहीं जी, अनुच्छेद 321 के 321 में बोला है कि संसद नए कार्य जोड़ सकती है। दूसरा देखते हैं, आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति अनुच्छेद 321 में है। ये वाला पॉइंट सही है, तो क्या होगा? केवल 2 सही है। 24वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के अनुच्छेद 323 में आयोग के खर्च संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नहीं, अनुच्छेद 322 में खर्च संबंधी प्रावधान देखने को मिलते हैं। 323 में तो रिपोर्ट वगैरह दी गई है कि रिपोर्ट प्रतिवेदन देगा। दूसरा, आयोग के भत्ते, पेंशन, वेतन आदि में भारत की संचित निधि पर धारित होते हैं। हाँ, संवैधानिक प्रमुख की जो पेमेंट होती है भारत की संचित निधि से जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 2 सही है। 25वां सवाल, किस अनुच्छेद में आयोग की रिपोर्ट संबंधी प्रावधान दी गए? तो सबसे अंतिम जो अनुच्छेद है यूपीएससी संबंधित 323, इससे रिपोर्ट से संबंधित है। 26वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अरे पेन कहाँ भैया? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयोग प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन देता है। बिल्कुल, प्रतिवर्ष देता है अनुच्छेद 323 के अनुसार। दूसरा, प्रधानमंत्री इस रिपोर्ट पर जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृत नहीं की गई है उन कारणों सहित संसद के दोनों सदनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो जब आयोग रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे रहा है तो राष्ट्रपति संसद के दोनों पटल पर रखेगा। तो केवल 1 सही है। 27वां सवाल, आयोग देश के किसी भी नागरिक को समन जारी कर सकता है। बिल्कुल, समन जारी कर सकता है, किसी को भी बुला सकता है। दूसरा, आयोग को फौजदारी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। फौजदारी नहीं जनाब, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। तो केवल 1 सही। 28वां सवाल देखते हैं, भारत में सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सिविल सर्विस का जनक कार्नवालिस को कहा जाता है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो अपने क्या बोलते हैं, सरदार पटेल को कहा जाता है। 29वां सवाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा भर्ती के लिए प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित की गई थी? तो जो प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी वो जुलाई 1947 में आयोजित की गई थी। 30वां सवाल, वर्तमान में कुल 4 अखिल भारतीय सेवाएं। नहीं भैया, 3 ही तो हैं, आईएएस, आईपीएस और क्या है? भारतीय वन सेवा। फिर ये सेवाएं आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, आईएफएस
IRS नहीं है, IRS तो अपने वो था ना केजरीवाल, तो क्या होगा, केवल एक सही है। 31वां सवाल, भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में कब स्थापित किया गया है? तो ये बात है 1966 की, उस दिन भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा बना दिया गया था। 32वां सवाल, सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी पहले भारतीय नागरिक थे जो सिविल सेवा के लिए चुने गए थे। 33वां सवाल, वह कमीशन जो लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो 1926 की घटना है, ली आयोग ने ये रिकमेंडेशन करी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखने वाले MPPSC से संबंधित MCQ, यहाँ पे आके UPSC से संबंधित MCQ समाप्त हो गए। 34वां सवाल, राज्य स्तर पर लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 35वां सवाल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में देखने को मिलते हैं? तो 315 से लेकर 323 तक भाग 14 में 315 से लेकर 323 तक आपको ये प्रावधान देखने को मिलेंगे। 36वां सवाल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा किस धारा के तहत किया गया? ये सवाल तो पिछले साल पूछा था उन्होंने, तो इसका आंसर होगा 118(3), है ना। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत इसका निर्माण किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, बिल्कुल हुआ था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रथम बार परीक्षा का आयोजन 1958 में किया था, बिल्कुल, तो दोनों कथन सही है। फिर 38वां सवाल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल जी करेंगे, वहाँ राष्ट्रपति तो यहाँ राज्यपाल। 39वां सवाल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस तिथि को अनुसूचित किया गया था? तो ये बात है 27 अक्टूबर 1956 की, जिस दिन राष्ट्रपति जी ने इसे अधिसूचित कर दिया गया था। 40वां सवाल, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दी गए? तो ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 316 में दिए गए। अगला सवाल 316A में, सॉरी ए तो मैं 316A था वो, 316A में राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष से संबंधित प्रावधान दिए गए। 41वां सवाल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे DB रेगे। NV लोहानी तो वो अपने निर्वाचन आयोग थे ना, याद होगा आपको। 42वां सवाल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा जी हैं। इनसे पूछा जाना चाहिए कि इस बार PSC में कितने सवाल आप डिलीट करने वाले हो। 44वां सवाल, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बनाया गया था। 45वां सवाल, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष कौन प्रस्तुत करता है? तो सीधी सी बात है, यहाँ भी राज्यपाल करेगा, मतलब यहाँ भी नहीं, मतलब वहाँ राष्ट्रपति कर रहा था तो यहाँ राज्यपाल करेगा। 46वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं जी, संवैधानिक नहीं है, इसको बोलते हैं सांविधिक निकाय, सांविधिक निकाय। तीसरा पॉइंट, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है? नहीं, 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है, मतलब MPPSC के सदस्यों के बराबर। 47 की बात करते हैं। प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दी गए? तो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित प्रावधान जो है हमको देखने को मिलते हैं 14A में। फिर 48वां सवाल, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये घटना है 1985 की। 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया गया था। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष। अंतिम सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुई थी। नहीं जनाब, 1 अप्रैल 2003 को इसकी समाप्ति हुई थी, मतलब अभी मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एक सही। अगर आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर जाना और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप। और बाकी MPPSC प्री टेस्ट करवा रहा हूँ जो 299 रुपये में
किए जा रहे हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।